आज हम शुरू करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, इससे पहले मैंने दो वीडियो या 3 वीडियोस मैंने डाली हैं, जिसमें मैंने पहली वीडियो में व्हाट इज़ साइंस बताया था। उसके बाद मैंने बताया था व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड। ये सब क्लास 11th की फिजिक्स है, जिसका पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। उसी में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं आपको टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं सारे टॉपिक आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो फंडामेंटल फोर्सेस हम देखेंगे। तो मोस्टली हमें फंडामेंटल फोर्सेस 4 तरह के ही मिलते हैं। ठीक है, बाकी और जो हम अलग अलग टाइप के फोर्सेस पढ़ते हैं वो इन चारों फोर्सों से मिलकर ही बने होते हैं। जैसे हम टेंशन फोर्स पढ़ते हैं, ब्यूंसी फोर्स पढ़ते हैं, इलास्टिसिटी का फोर्स पढ़ते हैं, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स पढ़ते हैं। ये सब अलग अलग तरह के फोर्स हम पढ़ते हैं। लेकिन इन जितने भी तरह के आप फोर्स पढ़ेंगे उन सारे फोर्सों को केवल 4 फोर्स से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक, अभी हम देखेंगे वो फंडामेंटल फोर्स कौन सा है, डिटेल में उसके बारे में समझने में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो ध्यान से सुनिए और समझिएगा उसको। और अगर आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत हो तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं काफ़ी डिटेल में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा नेचर है, ये जो हमारा नेचर है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला, तो ये जो नेचर है वो हमारा पहला बना हुआ है मैटर से, मैटर। ठीक है, दूसरा बना हुआ है वेव्स, वेव्स मतलब तरंगों से। हमें इस पूरे नेचर में, ये जो हमारी प्रकृति है, जो नेचर है, ये दुनिया है, ये हमें इस दुनिया में हमें चारों ओर 2 ही चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो मैटर्स मिलता है, हम अपने चारों ओर मैटर्स देख रहे हैं, दूसरा वेव्स मिलता है। ठीक है, पहले इन दोनों टर्म को आराम से समझ लेते हैं। मैटर्स क्या होता है, तो मैटर्स को आप ध्यान से समझें कि एवरीथिंग, इसको ध्यान से समझे, एवरीथिंग विच हैव अ मास एंड एक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जिसके पास मास हो और स्पेस एक्यूपाई करती है वो सब किस में आता है, मैटर में। समझ रहे, मास और स्पेस होना चाहिए, मास और स्पेस नहीं, दोनों में डिफरेंस आप समझ लें। ठीक है, तो कोई भी चीज जिसके पास मास है, ठीक है, जिसको द्रव्यमान भार हम कहते हैं, और दूसरा उसके पास क्या चीज है, स्पेस एक्यूपाई करती है, तो वो सब किस में आ जाएगा, मैटर में। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को और सिंपल कर दूं डिफिनेशन, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो एवरीथिंग विच कैन बी टच और फील, कोई भी चीज जिसको हम टच कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं वो सब मैटर में आता है। ठीक है, जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको टच कर सकता हूँ, ये बोर्ड है, इसको टच कर सकता हूँ। जैसे एयर है, हवा को हम टच नहीं कर सकते लेकिन फील कर सकते हैं, ये सब मैटर में आता है। तो ऐसे तो दुनिया में सारी चीजें फिर मैटर में आती होंगी, आती होंगी ना, सारी चीजें मैटर में आती होंगी। तो ऐसी कौन सी चीजें जो मैटर में नहीं आती है, कमेंट करके आप बताएंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो मैटर्स में नहीं आती, जिसके पास ना तो स्पेस मास होता है और ना ही वो स्पेस एक्यूपाई करती है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेव्स क्या होती हैं, तरंगे होती हैं। इनको चलने, कुछ वेव्स होती है जिनको चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है, कुछ होती है जिनको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है, ये ट्रैवल करती हैं, इनका एक अपना अलग पूरा चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब जाएंगे 11th में आएगा पूरा वेव्स का चैप्टर ही, वहाँ पे हम ऑसिलेशन और वेव्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, लेकिन इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ सिमिलर है, ये दोनों क्या कर सकती, फोर्स अप्लाई कर सकती हैं। ये दोनों फोर्स लगा सकती है। मैटर भी फोर्स लगाता है, जैसे ये मार्कर है, मैं इसको ऊपर से छोड़ूंगा तो ये मेरे हाथ पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, नीचे की ओर भेजेगा। जो वेव्स होती हैं ये भी फोर्स लगाती हैं, लगाती है नहीं। हम यहाँ से मोबाइल फोन मिलाते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो जाती हैं, फोर्स लगाती है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराती हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो एक फोर्स लग रहा है ना। अरे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्यों घूम रहा है, एक फोर्स की वजह से। वो फोर्स कौन सा है, वेव्स की वजह से बनने वाला फोर्स है। फिर हम डिटेल में देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन कौन से हैं। लेकिन इन दोनों चीजों के पास क्या है, ये दोनों चीजें क्या कर सकती है, फोर्स अप्लाई कर सकती हैं। तो मैटर क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो हमें 2 तरह के फोर्स इस नेचर में देखने को मिलते हैं। पहला, एक तो जो हमारी हमें अपनी आंखों से देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक फोर्स। और एक दूसरे तरह का फोर्स है जो हमें आंखों से नहीं देखने को मिलता, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फोर्स, माइक्रोस्कोपिक फोर्स। अब मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फोर्स में क्या डिफरेंस है, तो जितने भी मैक्रोस्कोपिक फोर्स होते हैं ये हमें अपनी आंखों से नजर आते हैं। ठीक है, मतलब हम इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मतलब समझ में आता है कि ये फोर्स होते हैं। ठीक है, और जो माइक्रोस्कोपिक फोर्स होते हैं ये हमें दिखते नहीं है लेकिन लगते जरूर है। ये
इतने माइक्रो लेवल पे होते हैं, जैसे माइक्रो कहाँ से स्टार्ट होता है, 10⁻⁻⁶ से, तो इतने माइक्रो होते हैं ये हमें आंखों से नहीं दिखते, लेकिन ये फोर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि मैक्रो में कौन सा आता है। तो मैक्रो में हमें दो तरह के फोर्स मिलते हैं। पहला, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा इसी में मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये दो तरह के फोर्स हमें देखने को मिलते हैं मैक्रो में। ठीक है, देख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगता है, ड्यू टू मास। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास हो तो ये फोर्स आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगता है, ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के पास चार्ज हो तो ये फोर्स लगेगा। पहले ग्रेविटेशनल के बारे में समझ लेते हैं। कोई भी दो बॉडी जिसके पास मास है और कुछ डिस्टेंस पर रखी है, तो इनके बीच एक फोर्स लगता है। ठीक है, उस फोर्स को हम, ये तो पूरा चैप्टर ही है आपका ग्रेविटेशनल का, हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कोई भी दो बॉडीज हैं सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। और वो फोर्स कैसा होता है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। याद रखना है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्योंकि मास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। उसके बाद जो इसकी रेंज होती है इनफाइनाइट होती है। देख लो, सन और अर्थ कितनी डिस्टेंस पर है, काफी डिस्टेंस है ना, सन और अर्थ के बीच में काफी डिस्टेंस है। फिर भी सन क्या कर रहा है, अर्थ पे एक फोर्स क्रिएट करता है जो उसके चारों ओर घूम रही है। अर्थ ऐसे जाना चाहती है, लेकिन जो सन है टूवर्ड सेंटर अपनी ओर एक फोर्स क्रिएट करता है जो अर्थ को ऐसे मोड़ देती है। फिर वो सीधे जाना चाहती, फिर मोड़ देती, फिर सीधे जाना चाहती, फिर मोड़ देती। तो क्या हो रहा है, एक चक्करदार एक ग्रेविटेशनल फोर्स बना है टूवर्ड सेंटर। तो जो सन है, जो अर्थ है, वो सन के चारों ओर घूम रही है, किस वजह से, सेंटीमीटर फोर्स। वो सेंटीमीटर फोर्स कौन क्रिएट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये देखेंगे, बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे, बहुत सारी नई नई चीजें आपको देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों लगता है, ड्यू टू चार्ज। ये जो फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, दोनों तरह का है। अगर सेम चार्जेस हैं, अब हमने ये भी डिफाइन करा, चार्ज दो तरह के होते हैं, आप हाई स्कूल में पढ़ के आओगे, प्लस प्लस चार्ज हो या माइनस माइनस चार्ज हो। मतलब जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, डिटेल में हम देखेंगे, कि अभी मैं थोड़ा सा बेसिक बेसिक आपको बता दे रहा हूँ। दूसरा, इसकी भी रेंज इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट रेंज होती है। ठीक है, इसकी भी रेंज इनफाइनाइट है। देख लो, सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है कि नहीं आती है, आ रही है, तो भैया इसकी रेंज हाई है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स की भी रेंज देखो हाई है, सन और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है, फिर भी फोर्स लग रहा है, ये भी लगता है। हाँ, अब ये वाला फोर्स डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलता, कि मैंने कोई भी दो मास वाली बॉडीज ले ली, जैसे मान लेते ये एक बॉडी है, ये बॉडी, इसको मैंने पास पास रखा, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। तो हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, जो फार्मूला आता है, जो जी की वैल्यू आती है वो इतनी कम होती है कि डेली लाइफ में ये फोर्स देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के पास मास है, एक के पास मास बहुत ज्यादा, एक के पास कम है, तो जो ज्यादा मास वाली बॉडी है वो कम मास वाली बॉडी को अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए जब मैं मार्कर को ऊपर फेंकता हूँ तो ये मार्कर किधर जाता है, अर्थ की ओर, क्योंकि अर्थ का मास इन कंपैरिजन टू दिस मार्कर इट विल बी द वेरी हाई, बहुत ज्यादा है। इस वजह से ये क्या है, मार्कर टूवर्ड्स अर्थ की ओर चला जाता है। ठीक, ये समझ लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज की वजह से लगता है। अच्छा, इन दोनों फोर्सों में पावरफुल फोर्स कौन सा है, ज्यादा पावरफुल कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ज्यादा पावरफुल है, 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर है ये ग्रेविटेशनल से। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10⁻36 टाइम पावरफुल है ग्रेविटेशनल से। कहोगे सर कैसे, अब देखो मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे आपने छोटे में शुरू में क्या कहते हैं, एक वो किया होगा एक्सपेरिमेंट, जैसे कागज, हम छोटे छोटे कागज लेते हैं, तोड़ के डाल लेते हैं, फिर एक कंघे को रब करते हैं ऐसे, और ऐसे ऊपर रखते हैं, तो क्या होता है, वो कागज किधर चले जाते हैं, ऊपर की ओर। तो जब हम कंघे को रब करते हैं तो कंघे का क्या क्या आ जाता है, एक पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, एक पे निगेटिव। ठीक है, और पॉजिटिव और निगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखोगे वो जो कागज है उसके पास मास भी है, मास है कि नहीं है। लेकिन जैसे मैं कंघे को रब करके उस कागज के पास लेकर आता हूँ तो उस कागज पे एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से कागज ऊपर चला आता है। लेकिन जब वो कागज ऊपर आ रहा है तो अर्थ उस कागज पर फोर्स लगा रही नीचे की ओर, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि कागज के पास मास है। लेकिन वो कागज नीचे नहीं जाता, किधर चला जाता है, ऊपर। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या किया, उस कागज को खींच लिया,
ग्रेविटेशनल सॉरी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसने उस कागज को खींच लिया, लेकिन उस कागज पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा था, लेकिन उस ग्रेविटेशनल फोर्स उस कागज को अपनी ओर नहीं खींच पाई, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक ने खींचा। इसके और भी एग्जांपल है। आप जो छत होती है, छत पे आप पेंट कर देते हैं, वो पेंट नीचे नहीं गिरता, गिरना चाहिए ना, उस पेंट को अर्थ खींच रही कि नहीं खींच रही, लेकिन नीचे नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि वो जो पेंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या हुआ है, चपका हुआ है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल। तो समझ में आ रहा है कि ये बहुत सारे फोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं, जो हम समझेंगे और भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो इसका हमें डिटेल पढ़ना ही है, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं और देख लेते हैं। उसके बाद आता है माइक्रो में। माइक्रो में कौन कौन से फोर्स आते हैं? इसमें एक आता है जिसमें न्यूक्लियर फोर्स आता है। न्यूक्लियर फोर्स आता है। न्यूक्लियर में दो तरह के फोर्स मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और दूसरा आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, ऐसा क्यों मैंने कहा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स? तो अगर आप देखोगे कि हमारा कोई भी जो न्यूक्लियस है, इसको मैं यही समझा दे रहा, ये जो हमारा एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस रहता है और इसके चारों ओर ऑर्बिटल बने होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ऐसे घूमते हैं अलग अलग ऑर्बिट में। समझना दोनों डेफिनेशन समझना। इस न्यूक्लियस के पास कौन रहता है? इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल रहता है, और इसके चारों ओर कौन घूम रहे हैं? कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब आप ध्यान से समझिए इसको, ये जो न्यूक्लियस है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास निगेटिव चार्ज है। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास निगेटिव चार्ज, जिस वजह से इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस को छोड़कर नहीं जाता, गोल गोल घूमता रहता है, सेंटीमीटर फोर्स बन जाए। लेकिन आप ध्यान से देखें, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन रहते हैं। अगर मैं सोडियम का एटम लेता हूँ, समझना, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 281 ये बनेगा। अब हमने पढ़ रखा है जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने नंबर प्रोटॉन होते हैं। अगर मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो इसके पास 11 प्रोटॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये 11 प्रोटॉन कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर। अब ध्यान से आप समझे कि न्यूक्लियस के अंदर ये 11 प्रोटॉन एक साथ कैसे रह रहे हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर। अभी हम जो पढ़ के आए हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन ये हम एक्सपेरिमेंट में क्या देख रहे हैं? हम एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं कि ये 11 प्रोटॉन एक साथ रह रहे हैं। ये 11 प्रोटॉन जो है वो एक साथ रह रहे हैं, ये रिपेल नहीं कर रहा है, न्यूक्लियस टूट नहीं रहा है, जबकि रिपेल करना चाहिए, न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए और एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। साइंटिस्टों ने बड़ा दिमाग लगाया, सोचा यार क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो इनको जब कुछ नहीं मिला तो इन्हें एक और फोर्स बनाना पड़ा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ये फोर्स कहाँ लगता है? न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है, तो इन्होंने इसका क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियर फोर्स। ये इन्होंने डिफाइन करा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो काफ़ी पावरफुल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, काफ़ी स्ट्रॉन्गर फोर्स है। इसलिए जो न्यूक्लियर बम बन रहा है, हाइड्रोजन बम बन रहा है, जो एटम बम बन रहे हैं, वो कितनी हाई एनर्जी रिलीज करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज़्यादा पावरफुल है। समझ में आया? समझ में आ रहा कुछ? तो ये आप ध्यान रखें कि जो एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर काफ़ी जो प्रोटॉन है, ढेर सारे प्रोटॉन। ये तो मैंने कहीं सोडियम का एग्जांपल लिया, आप ध्यान देखिए, आप आयरन का एग्जांपल ले लीजिए, कितने उसमें प्रोटॉन होते हैं? 26 एटॉमिक नंबर होता है। इतने सारे प्रोटॉन एक साथ कैसे रह रहे हैं? तो पता चला एक और फोर्स होता है जिसका इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूक्लियस के अंदर रखता है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मतलब है जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अब मान लो इससे हमने कुछ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो कुछ प्रोटॉन है वो कुछ डिस्टेंस पे होंगे। मान लो एक प्रोटॉन यहाँ पर आ गया, एक प्रोटॉन यहाँ पे मान लो आ गया, कुछ डिस्टेंस पर आ गया, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। जब इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई तो इन दोनों प्रोटॉनों के बीच लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। भाई डिस्टेंस बढ़ गई है तो लगने वाला फोर्स क्या होगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इन्होंने इसको नाम दिया वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों के बीच फोर्स लग रहा था उन्होंने इसको नाम दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसी में से जब दो प्रोटॉन टूटकर बाहर आ जाते हैं, उनके बीच जब फोर्स लग रहा होता है तो वो उतना फोर्स नहीं होता जितना न्यूक्लियस के अंदर लग रहा होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उन्होंने इसको नाम दिया वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये 4 तरह के फोर्सेस हमें देखने को मिले। आज अब इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं।
तो 4 तरह के फोर्स कौन कौन से देखने को मिले? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों फोर्सों से हम सारे फोर्स एक्सप्लेन करते हैं। अब जितने भी तरह के फोर्स पढ़ेंगे उन सभी फोर्सों को हम इन चारों फोर्सों से एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये चारों फोर्स मिले तो हमने क्या देखा कि जो नेचर है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर और वेव। मैटर क्या करता है? मैटर और वेव दोनों फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। मैटर दो तरह के फोर्सेस हमें दिखाता है, मैक्रोस्कोपिक फोर्स और माइक्रोस्कोपिक फोर्स। मैक्रो जो हमें आंखों से दिखते हैं फोर्स, ये दोनों हम आंखों से देख सकते हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, ये ड्यू टू मास लगता है। और ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसकी रेंज इनफाइनाइट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज लगता है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स होता है और इसकी रेंज भी इनफाइनाइट होती है, ठीक है। फिर माइक्रो में आ गए। माइक्रो में क्या होगा? ये आंखों से फोर्स दिखते नहीं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एटम्स के अंदर होते हैं, वो तो हमें दिखेंगे नहीं। तो इसमें दो तरह के फोर्स देखने को मिले, एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा था वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ये दो तरह के फोर्स है। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इनके बीच जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ढेर सारे प्रोटॉन रहते हैं। प्रोटॉन आपस में पॉजिटिव चार्ज है जो कि रिपेल करना चाहिए, लेकिन हम लैब में क्या देखना है, ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब एक और तरह का फोर्स होता है विच इज एक्सट्रीमली पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ये हम 4 तरह के फोर्स हमने देखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो जहाँ पे ना समझ में आया हो, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।